शुरू करते हैं कि जो पॉलिटिकल है ना आपका, तो मतलब अगर बुक को देखें तो बुक में जो स्टार्टिंग फेज दिखा रखा है, तो पहले आपको मतलब जो अंग्रेज आए भारत में, फिर उन्होंने अधिनियम चलाए बहुत सारे, फिर संविधान सभा का गठन किया गया, फिर उसके बाद संविधान में आर्टिकल शुरू हुए, फिर अनुसूची शुरू हुई। तो जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो ये कि एक इंटरेस्टिंग वाला जो पॉइंट होते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले अंग्रेजों बारे में पढ़ना पड़ेगा ये। तो सीधा से करते हैं कि सीधा आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहले भारतीय आर्टिकल पढ़ेंगे, 1 से लेकर 395 तक पढ़ेंगे आर्टिकल। उसके बाद फिर जो आपके एक्ट हैं, फिर अधिनियम है, आपका क्या नाम है, और जितने भी पार्ट से बचे होंगे वो सारे के बाद कर लेंगे। तो पहले बार शुरुआत करेंगे हम आर्टिकल से आपके। तो आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे। जो भारतीय संविधान है वो 22 भागों में लिखा गया है। कितने भाग है? 22 भागों में लिखा गया है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। लेकिन अगर पूछेगा कि जब संविधान का गठन हुआ था, जब प्रारंभ में संविधान जब बना था, उस समय कितने थे? उस समय 8 थे। ठीक है, अब संशोधन होते चले गए तो अनुसूचियाँ बढ़ती चली गई। ठीक है, ऐसे अब क्या है कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 कितने आर्टिकल्स हैं आपके। और कुछ लोग बोलते हैं कि 25 भाग हो चुके हैं और 465 के आसपास आर्टिकल पहुँच चुके हैं। वो संशोधन होते चले गए हैं, तो उनको नंबरिंग जो डालते हैं ना ABC, लोगों ने उन्हें काउंट कर लिया, इसलिए वो बढ़ चुके हैं। अब कहते लोग कहते हैं 25 भाग हो चुके हैं। नहीं, भाग 25 नहीं हुए, वो उनमें से क्या है 22 के ABC हो जाते हैं, तो लोगों ने उसे भागों में काउंट कर लिया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 22 भाग ही हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो पहला भाग है, ठीक है, जैसे चैप्टर होता है ना, जैसे चैप्टर होते हैं बुक में, चैप्टर होता है, जहाँ आप देखोगे तो भाग मतलब कि जो लेसन 1 है उसके भी टॉपिक होते हैं। तो जो चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है संविधान का, भाग 1 है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ मतलब कि आपका जो क्षेत्र है वो संघ, और राज्य क्षेत्र मतलब कि आपका जो राज्य है वो कहाँ से फैला हुआ है। ठीक है, तो अब पहला आता है, उसमें लिखा हो गया है, पहले आपका आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, अभी एक केस हुआ था पहले शुरुआत में, जब ये लिखा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें क्या है कि इंडिया लिखो और आप इंग्लिश लिखोगे, क्योंकि जो संविधान लिखा गया है ना वो लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बाद में ट्रांसलेट किया गया हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में लिखा गया था तो वहाँ पे लिखा था इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो उसमें ये केस हुआ था कि क्या नाम है अब, कि हमें जो है नाम बदल देना चाहिए भारत का, भाई इंडिया का, अब उसको हर जगह भारत कर देना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, वहाँ भी भारत ही आता है। ठीक है, इंडिया कहीं नहीं आता लिखा हुआ। लेकिन जब ये कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, मतलब भारत ही इंडिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत भी लिख सकते हो आप, इंडिया भी लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन टेस्ट में आया भी था, शायद फॉरेस्ट गार्ड वाले में आया था कि इंडिया अर्थात भारत, तो वो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि यूनियन है। अब देखो 3 तरह की यूनियन होती है। पहले होता है कन्फेडरेशन होता है, फिर एक होता है फेडरेशन होता है, और एक होता है यूनियन। तो भारत पूछेगा ना कि भारत कौन सा यूनियन है, तो भारत ये वाला है। अब हिंदी में देखोगे तो हिंदी में दोनों के दोनों संघ ही हैं, लेकिन आप हिंदी की तरफ ना जाके एक बार आप इंग्लिश में देखोगे कि भारत यूनियन है, ना कि फेडरेशन। अब इन तीनों में अंतर देखते हैं क्या क्या है। कन्फेडरेशन मतलब ये होता है कि कुछ राज्यों ने, कुछ देशों ने अपनी शक्ति थोड़ी थोड़ी करके क्या कर दी, एक किसी को हेड बना लिया अपना और अपनी शक्ति वहाँ दे दी और उसके अधीन काम कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी आएगी तो हट जाएंगे, अपनी मर्जी है तो लगे रहेंगे। जैसे आप आपका प्राचीन भारत को देखो, जैसे मौर्य काल देख लो, गुप्त काल देख लो, आप जितने भी मतलब प्राचीन भारत की बात चलेगी कि जब तक राजा है जिंदा तब तक लोग जुड़े हुए हैं। जैसे राजा मर गया तो लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली, भाई हमारा अपना अलग राज्य है, हमारी मर्जी थी ना, अपने अलग राज्य हो गए। तो ये क्या आ गया, आपके कन्फेडरेशन में आ जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद होता है फेडरेशन। फेडरेशन में थोड़ा क्या है कि इस तरह अपग्रेड लेवल होता है, मतलब कि इसमें होते हैं समझौते कि भैया हम आपके साथ 20 साल रहेंगे। आप देखो कि जितने भी आपके वो चल रहे हैं, अभी जितनी भी फेडरेशन चल रही हैं, जितने भी संघ चल रहे हैं, उसमें सबके एक फेडरेशन है कि हम आपके साथ इतने साल रहेंगे। जैसे फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन है ना, फीफा वर्ल्ड का फेडरेशन है, उसमें क्या है कि बहुत सारे देशों ने अपने आपस में मिलकर एक फेडरेशन की तैयारी की है, जिसमें सब लोग क्या फुटबॉल खेलते हैं, जो भी होता हो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका समझौता। समझौता करेंगे और क्या नाम है, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अब जैसे आप देख लो यूएसए एक फेडरेशन है। यूएसए जो पूरा देश है वो फेडरेशन है, उसमें बहुत अलग अलग देशों, अलग अलग 50 देश हैं। 50 देशों ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति एक देश को दे रखी है, जिसे नाम आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाम ही अगर इंग्लिश में देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड करके एक अमेरिका बना गया पूरा। उन देशों का अपना अलग संविधान चलता है, उनका अपना अलग फ्लैग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक फेडरेशन है, समझौते के साथ मिले हुए हैं
और जब समझौता खत्म हो जाएगा तो ये बढ़ा लेंगे डेट या फिर अपना हट जाएंगे, अपना अलग काम कर सकते हैं। अब आते हैं भारत का। अब भारत है यूनियन। भारत के जो राज्य हैं वो सब यूनियन बने हुए हैं, मतलब कि वो अपने आप को बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नाम परिवर्तन कर, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भारत की जो बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जा सकते। शुरुआत में पहले भारत भी एक फेडरेशन में नाम आ सकता है, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर अलग बन रहा था, लेकिन एक मजबूरी थी 370 वाली, ठीक है। लेकिन अब भारत पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, संघ बन चुका है, क्योंकि ये अब ये मतलब कि कुछ भी हो जाए यहाँ के लोग बाहर हो ही नहीं सकते, मतलब यहाँ से भारत के बाहर तो जा ही नहीं सकते। अभी ये कहने लग जाए केरल या तेलंगाना ये कहने लग जाए कि हम एक अलग देश की घोषणा कर दो, हो ही नहीं सकता। अभी जो सेवन सिस्टर वाले प्रदेश हैं वहाँ पे जो मणिपुर है वहाँ पे भी ये केस चल रहा था कि हम एक अलग देश घोषित कर दो, हम अपना एक अलग राज्य अपना देश अलग देश करने जाते हैं, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपना नाम परिवर्तन कर ले, सीमा परिवर्तन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो अलग देश घोषित कर नहीं सकते कि ये भारत क्या है, यूनियन है, ठीक है, मतलब कि अपनी बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब वो क्या है, यूनियन है। ये ध्यान रखना, तीनों में अंतर है, ठीक है। आगे चलें। अब इसी के अंडर आता है कि भारत को पहली मतलब कि राज्यों को पहली अनुसूची में डाला गया है। अब कौन सा राज्य कब बन रहा है, कब से गठन होगा, कितनी सीमा होगी, ये सब जो सारी बातें हैं जो नई नई इसमें चेंज होंगे, वो सब किस में आएंगे, आपकी अनुसूची में। तो ये अनुसूची पहली कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, तो उन राज्यों के नाम वो कहाँ पे आएंगे, वो सीधा कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो राज्यों के नाम आएंगे ना आपके जितने भी 28 स्टेट्स हैं, तो उनको संविधान में जगह ना वो करके उनको अनुसूची में डाल दिया कि अगर आपको स्टेट पता करना है ना कौन कौन से स्टेट से भारत के, तो आप सीधा अनुसूची में चले जाओ। अब वहाँ पे अनुसूची में स्टेट लिखे हुए 1 बाय 1 कि इनका गठन कब हुआ, ऐसा गठन कब हुआ, ऐसा गठन कब हुआ, ये कब मिला, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र भारत अर्जित कर सकती है। अब अभी इस समय है भारत के पास, पहले तो आपके स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं आपके पास, और यूटी 8, और अर्जित भूमि अभी कोई नहीं है। कहा गया है कि ऐसे ही कोई कंडीशन आ जाए कि कोई देश हमारे साथ मिलना चाहता है, तो हम चाहें तो उसको अपने अंडर कर सकते हैं, अपने अंडर कर सकते हैं कि वो अर्जित भूमि के अंडर आ जाएंगे। तो अभी तो वर्तमान में यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। बीच में वो भी सिक्किम वाला पढ़ाऊंगा आपको, तब पता चलेगा, लेकिन वो अब तो भारत का अंग बन ही चुका है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आपका आर्टिकल नंबर 1 में यही बात कह रही है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और राज्यों की जो पूरी लिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, पहली अनुसूची में मिलेगी, ठीक है। और 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं भारत में, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित भूमि, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 1 में पूरी बात की गई है। आगे बात समझ में, उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 2। चले कहा गया कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है उसकी, भाई इसको बस ये कहना है कि भैया हम उस क्षेत्र को अर्जित करने जा रहे हैं अपने अंडर, बस उसे पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति है, उसे पता होना चाहिए कि भारत क्या कर रही है इस टाइम, बस उसके कोई साइन की जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं भाई बिना साइन के वो काम हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, बस यहाँ पे लिखा गया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अनुमति का मतलब ये है कि उसे पता होना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन होती है, क्या नाम है आपकी, सिक्किम वाली, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि 1959 तिब्बत, अभी तिब्बत को आप देखेंगे तो तिब्बत को अगर आप देखते हैं तो तिब्बत पर ज़्यादा अधिकार किसका है, चीन का, क्योंकि तो ये घटना हुई थी चीन में, तिब्बत में 1959 में क्या हुआ कि चीन वालों ने तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको पूर्ण रूप से पूरा अधिकार करने की कोशिश की कि भैया अपना अर्जित क्षेत्र कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई अपना एरिया बढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तभी तिब्बत वालों पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने अंडर कर लिया, ठीक। अब उन्होंने क्या दिमाग चलाया कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन लोगों को यहीं पर रखेंगे इकट्ठा करके, तो ये समय के अनुसार बगावत कर सकते हैं, जैसे भारत में बगावत हुई थी, भाई अगर लोग इकट्ठा रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो बगावत करेंगे। तो चीन वालों ने क्या दिमाग चलाया कि उन्होंने क्या किया कि जो लोग रह रहे थे ना वहाँ पे, उनको अलग अलग जगह भेज दिया, भाई कुछ लोग को मतलब जर्मनी भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को चीन में छोड़ दिया। तो क्या जब वो लोग मिलेंगे ही नहीं आपस में तो बगावत होगी ही नहीं, ठीक है। सिंगल आदमी क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, तो 10 आदमी मिलेंगे तभी कुछ काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। इसी डर से क्या हुआ कि सिक्किम को ये डर था
कि यार जब वो इतने बड़े तिब्बत को घेर सकते हैं तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सिक्किम ने क्या किया, भारत के साथ मिलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, भारत के साथ मिल जाते हैं कि भारत एक बड़ा देश भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और उन्होंने पहले पढ़ा होगा कि भाई भारत में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं भारत के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में आण दो वहां तक आण दो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य में मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले ट्रायल किया था मैं ऊपर, ऐसे नहीं कि तुरंत अंडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, और डेट पूछिए तो डेट क्या है, 16 मई 1975 को। ठीक है, इस दिन क्या कर लिया कि सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बना लिया। उन्होंने कहा हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है, भारत वाले भी दिखावटी कर रहे हो, बाद में फिर हमें भी दिक्कत करें। लेकिन भारत तो क्या वासुदेव कुटुंबकम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाओ, कोई भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पहला वाला ये क्या किया, सह राज्य रहा। फिर उनको लगा कि हाँ भाई अब भारत तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या बन गया, ये 22वां क्या बन गया, भारत का राज्य बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, फिर बाद में भारत का 22वां राज्य बना दिया सिक्किम को। तो सिक्किम पता है ना सभी को कहाँ पर है, नेपाल और भूटान के बीच में। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम पहले खुद का अपना खुद का देश था। सिक्किम पहले खुद का ही देश था, ना तो वो तिब्बत के अंडर था, ना वो भारत के अंडर था, ना वो भूटान के अंडर था, ना नेपाल के। हैं विभाजन नहीं, वो उनका खुद का देश था अपना। भाई जैसे तिब्बत खुद का देश है ना अपना, नेपाल खुद का देश है अपना, भूटान खुद का देश है अपना, तो ये भी खुद का अपना अलग देश था। क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है भारत में, मतलब विश्व में, जिस पर किसी ने आज तक कब्जा ही नहीं किया, किसी गुलामी नहीं रहा, वो तो नहीं रहा भाई। ठीक है, तो ऐसी क्या है, सिक्किम जो है ना आपका, तो सिक्किम में मतलब किसी अंडर रहा ही नहीं। मतलब उन्हें ये डर था कि हम किसी अंडर ना चले जाए, तो इन्होंने क्या किया, भारत के अंडर आने की कोशिश की, तो भारत ने इन्होंने मिला लिया। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में भारत को सह राज्य बनाया गया सिक्किम को। उसके बाद फिर 1 साल बाद इसको क्या कर दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 3। संसद वर्तमान राज्यों में नाम, स्थान, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। संसद वर्तमान राज्यों के नाम, स्थान, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी ये संसद काम कर रही होगी तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सारे काम होंगे। मतलब वही कि मतलब किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, पर राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि भाई हम नाम चेंज कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहा गया है आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद वर्तमान राज्यों के नाम, स्थान, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिस राज्य का ये काम कर रही होगी वो राज्य उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम यूपी का नाम का जो कुछ इलाहाबाद वाला क्षेत्र था उसका नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया, तो यूपी के लोग कोई अब वो कर नहीं सकते, मतलब कि कोई अपील कर नहीं सकता कि नहीं हमारा नाम मत चेंज मत करो, ये मत करो, कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब संसद ने कह दिया तो राज्य भी उससे आगे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो कहा गया है कि संसद वर्तमान राज्यों के नाम, स्थान और क्या नाम क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी ये परिवर्तन किए जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 368 का जो संविधान संशोधन वाला आर्टिकल है ना, इससे बाहर होंगे, इसके बाहर होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नाम परिवर्तन कर दिया तो आर्टिकल नंबर 368 में जाके हमें वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये छोटे छोटे जो काम होंगे परिवर्तन वाले, नाम परिवर्तन कर रहे हैं, गली का नाम चेंज कर रहे हैं, शहर का नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, जिले बनवा रहे हैं नए नए, तो वो भी जो काम होंगे ना सारे, वो इसके अंडर नहीं आएंगे। कोई बड़ा संविधान संशोधन कर रहे होंगे वो आएगा इसके अंडर।
ऐसे तो जो 368 वाला जो आर्टिकल संविधान संशोधन का वो तो भर ही जाएगा पेजों में ही, क्योंकि यहाँ तो हर रोज ही चेंज हो रहे हैं नाम, किसी का रेलवे स्टेशन चेंज करवा रहे हैं, किसी का एयरपोर्ट का नाम चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया कि जो भी यहाँ पे जो परिवर्तन होंगे ना वो इस आर्टिकल संविधान संशोधन से बाहर रहेंगे, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि आपको कि जब भी ये काम होगा चेंज, तो वहाँ की जो विधानमंडल है राज्य की, वो उसमें कोई भी काम वो मना नहीं कर सकती उस काम के लिए। हाँ, वो मना नहीं करेगी कि भैया हम नाम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया आपको? आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 4 में संसद जब आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पर काम कर रही होगी तो राष्ट्रपति उस काम के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पर काम कर रही होगी, तो कहा गया कि तो उस समय जो राष्ट्रपति है ना भारत का, उस काम के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले के वहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो जब भी कोई काम चल रहा होगा वहाँ पे, तो राष्ट्रपति उस काम के लिए मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये काम मत करो, ये काम मत करो। ठीक है, और कहा गया है कि अगर कोई केस हो भी जाता है तो 50% के बहुमत के साथ, 50% के बहुमत के साथ उसे क्या कराया जाएगा, पास। संसद में 50% की बहुमत से, सिंपल एक साधारण बहुमत से पास करवाओ और उसको क्या नाम है, आप उस काम को करवा लो। तो कहा गया है आर्टिकल नंबर 4 में कि जब संसद आर्टिकल नंबर 2 और 3 पे काम कर रही होगी तो राष्ट्रपति उस काम के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ केस हो भी जाता है तो साधारण बहुमत के साथ, 50% के बहुमत के साथ उसे पास करवा लो और काम कर लो। ठीक है, और साधारण बहुमत उसी के पास होगा जिसकी सरकार होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 545 है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा, 272.5, आदमी को आधा तो करेंगे नहीं, तो 273। ठीक है, जो जिसके बाद 273 वोटिंग होगी तो वो जीत ही जाएगा। ठीक है, तो कहा गया कि ये अलग बात कही गई आपके आर्टिकल नंबर 4 में। और आर्टिकल नंबर 2 पता ही सभी को, विदेशी राज्यों में मिलाना। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या होगा कि वर्तमान जो राज्य में नाम परिवर्तन करना, क्षेत्र परिवर्तन करना, सीमा परिवर्तन करना, वो सब आपके आर्टिकल नंबर 3 में जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। ठीक, आगे चलें। अब ऐसे ही जब अब देखो ये आर्टिकल यहाँ तक खत्म हो चुके हैं, भाग नंबर 1 खत्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि राज्य का जो नाम कैसे कैसे रखे गए, सीमा को कैसे कैसे डिसाइड किया गया, भाई कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ तक होगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रेड क्लिफ, है। ठीक है, रेड क्लिफ को ये काम दिया गया था कि जो बंटवारा होने वाला था, तो कहा गया था कि भैया आप एक काम करो, आपको एक काम दिया जाता है कि आप जो है बंटवारा करना, मतलब कि आप एक बाउंड्री लाइन बना दो कि भाई इतना एरिया पाकिस्तान के पास चला जाएगा, इतना एरिया भारत के पास हो जाएगा, इतना वाला एरिया बांग्लादेश के पास चला जाएगा। तो उन्होंने 6 महीने टाइम लिया इस काम को करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा खींची, डूरंड रेखा। ठीक है, मतलब कि डूरंड रेखा उससे पहले खींच चुकी थी, लेकिन जो 1947 में अब वो पाकिस्तान वाली खींचेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा ना, उस समय पूरा भारत और पाकिस्तान पूरा एक ही था। ठीक है, तो 1893 को डूरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, डूरंड रेखा खींची गई थी, ये उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, 96 की। ठीक है, ये किसी बीच में खींची गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान पूरा एक ही था, क्योंकि बंटवारा अभी तो हुआ नहीं है, 1947 में जाके बंटवारा होगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया गया, डूरंड रेखा खींची गई थी किसके बीच में, भारत और, लेकिन अब ये रेखा नहीं है, क्योंकि अब वाला एरिया पाकिस्तान के पास चला गया पूरा में, हमारे पास अब ये वाला रेखा हमारे साथ नहीं लगती है।
अब तुम्हारे साथ सीधा जो रेड क्लिफ वाली एरिया वो लगती है सीधा इंडिया पाकिस्तान वाली, ठीक है। और जो डूरंड रेखा है, आपको पता है कि डूरंड रेखा नामक एक खेल भी होता है, फुटबॉल का होता है। हाँ, सबसे सबसे पुराना फुटबॉल फेडरेशन है इसका, डूरंड रेखा का, डूरंड का 1877 का है। डूरंड रेखा फुटबॉल से है, 1877 सबसे पुराना। और अभी इसका हुआ है 132वां संस्करण हुआ है कलकत्ता में, यहाँ पे अभी। तो 1896 को डूरंड रेखा खींची गई थी, किस किस के बीच में खींची गई थी उस टाइम? इंडिया और अफगानिस्तान। किस किस के बीच में थी? इंडिया और अफगानिस्तान। उसके बाद 1935 इंडिया और बर्मा, इन दोनों के बीच में खींची गई थी। डूरंड रेखा नहीं है ये बंटवारा है, अलग है। मतलब कि ये देश अलग, अब देश अलग कर रहे हैं ना, अब रेखाओं से अलग कर रहे हैं देशों को। तो ये डूरंड रेखा मतलब इस रेखा के दौरान इसको अलग किया गया। अब 1935 में इंडिया को बर्मा से अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया। 35 का भाई अधिनियम, आर्टिकल वो नहीं है अधिनियम 1935 का, 1935 के अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था, ठीक है। तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम है, ये बंटवारे होना शुरू हो गए। चलो आगे चलें, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना, ये इन मतलब कुछ ये ऐसी चीज़ों से भारत को इन चीज़ों से अलग किया गया, ठीक है। मतलब पहले भारत अखंड भारत था और धीरे धीरे भारत के बाद कटिंग होनी शुरू हो गई, भाई इतने देश अलग कर दिए, यहाँ से अलग कर दिए, ठीक है। अब बात शुरू होती है आपकी रियासतों से। रियासत, अगर अंग्रेज भारत में ना आते तो शायद आज हम भी किसी के अंडर होते काम करते हुए। अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने बस संविधान के बारे में बताया, संविधान बनाया गया, देश आज़ाद हुआ है। 96 की है, 96 की है बुक में लिखा हुआ, पहले से ही देखा मैंने। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब अगर मतलब की बात करने की है कि अगर भारत में अंग्रेज ना आते तो शायद आज हम किसी रियासत के अंडर होते, ठीक है। मतलब किसी गुलाम होते, ठीक, हम भी किसी राजा के अंडर होते। हम यहाँ पे मतलब कि अजमेर के राजा चल रहे होते और हैदराबाद के निज़ाम चल रहे होते, बंगाल के राजा चल रहे होते, अगर अंग्रेज ना आते तो, ठीक है। अब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हमें क्या करना शुरू कर दिया, हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। अब क्या कि फिर भारत में एकता आनी शुरू हो गई धीरे धीरे कि यार ये बाहर के लोग आके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हमको दबा रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम लोग ऐसे संगठन बनाते हैं कि इन लोगों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले जो धीरे धीरे रियासतें थी टोटल, वो कितनी थी? जो टोटल आपकी थी रियासत वो थी 65। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शुरुआत में जो रियासत थी आपकी टोटल वो कितनी थी? 565 क्या थी रियासत थी, ठीक है। अब इन 565 रियासत जो थी आपकी, इनको ये अधिकार दिया गया कि भैया हम बंटवारा करना चाह रहे हैं, जिस रियासतों को पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में चली जाए और जो भारत में आना चाहती है वो भारत में आ जाए, क्योंकि बंटवारे के बाद फिर कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में सिर्फ 13 रियासत चली गई। पाकिस्तान में कितनी चली गई? 13 रियासत चली गई। और भारत में कितनी रह गई? 552 रह गई। भारत में कौन सी आएगी? 552 रह गई। अब इन 552 के बाद अब इनमें से जो 3 ऐसी रियासत थी वो ये जिद कर रही थी कि भैया मतलब उनके साथ अलग अलग कंडीशन थी कि कुछ कह रही है कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कुछ कहती है कि नहीं हम अलग रहना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला अलग पार्ट हो जाएगा। तो 3 रियासत ऐसी थी जो बाद में क्या कर रही थी आपकी विरोध कर रही थी। तो विरोध करने के बाद रह जाती है कितनी आपकी? इतनी। ये तीनों आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे पूरे। ये पूछेगा आपको कि टोटल रियासत कितनी थी, तो कितनी थी? 565, ठीक है। पाकिस्तान में कितनी गई? 13, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी याद करने की। इंडिया में कितनी रही थी उसके बाद? 552। और उसमें से ऐसी कितनी रियासत थी जो आपका विद्रोह कर रही थी? 3 थी। तो कितनी रह गई आपकी? 559। अब 3 कौन कौन सी रियासत थी?
देखो सबसे पहले थे आपके हैदराबाद, सबसे पहले कौन थे आपके? हैदराबाद। अब हैदराबाद कहाँ पर आपको पता ही होगा, यहाँ पर है हैदराबाद, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ वाला एरिया आपका हैदराबाद का था। अब हैदराबाद वाले ये कह रहे थे कि भैया हम तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा खड़ा हुआ, पहुँच पाकिस्तान पहुँच भाई, हैं यहाँ क्यों रह रहा, चल। उन्होंने कहा हम चाहते नहीं, हम रहेंगे यहीं से, लेकिन बस एक रोड बनवा दो सीधी सीधी पाकिस्तान खातर कि हम आना जाना कर लें वहाँ से। वहाँ भाई ऐसा नहीं होने का, कि भारत में क्या है कि भारत के अंदर तो सब कुछ हो सकता है, अपने राज्य को तोड़ लो कितना तोड़ना है, लेकिन यहाँ से अब आप बाहर लेके नहीं सकते ज़मीन को, भैया अलग नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने क्या किया कि वो मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। इसकी डेट आई हुई थी टेस्ट में, कब की है ये डेट है आपकी 17 सितंबर 1948, ठीक है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को, जो रियासत मतलब कि जो मना कर रहे थे कि हम नहीं मिलना चाहते, इनको फिर हैदराबाद में मिलाया गया। तो ऑपरेशन पूछ लेता है आपसे कि किस ऑपरेशन के दौरान मिलाया गया था, डेट पूछ लेता है क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे हमारे उसमें डेट्स भी पूछी गई हैं, ठीक है। तो डेट बिल्कुल विथ डेट, साल नहीं विथ डेट पूछी गई थी। तो 17 सितंबर 1948 को क्या किया गया था, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका जूनागढ़, ये बात क्या आता है, जूनागढ़ वाला आता है आपका, ठीक है। ये 9 नवंबर 1947 को मिलाया गया था भारत में, 9 नवंबर 1947 को। अब जो ये जूनागढ़ कहाँ है आपको पता है सभी को, गुजरात वाला एरिया है, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ कौन सा आपको गुजरात का है। अब क्या था कि यहाँ का जो राजा था ना वो था मुस्लिम, और जहाँ की जनता थी वहाँ की हिंदू। तो वहाँ के लोगों से ही पूछा गया भैया आप कहाँ जाना चाहते हो। अब जनता तो हिंदी बोली थी, हिंदी होती, तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई इंडिया में रहना चाहते हैं। और जो राजा था वो क्या रहा था, लोगों को फोर्स कर रहा था एक काम करो वहीं पाकिस्तान चलते हैं। तो भारत सरकार ने क्या करवाया, एक काम करवाते हैं कि भाई जनमत संग्रह करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, और वोटिंग में जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ चला जाएगा, बस जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा। तो फिर जब जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह करवाया गया, जब वोटिंग हुई तो जाहिर सी बात है कि लोग थे वहाँ पे, उन्होंने मतलब भारत के पक्ष में रखा। तो क्या हुआ कि जनमत संग्रह के दौरान जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, तो 9 नवंबर 1947 को, ठीक है। डेट पूछ लेता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पूछ लेता है कि जनमत संग्रह की डेट क्या थी, तो जनमत संग्रह की डेट थी आपकी 20 फरवरी 1948, ठीक है। मतलब अब जूनागढ़ वाला केस यहाँ पे चल रहा था, जनमत संग्रह यहाँ करवाया, तो ये एंड में ये इस तारीख को जनमत संग्रह करवाने के बाद इसको अंडर कर लिया गया था। तो दोनों डेट अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फाइनल डेट ये वाली है ना, फाइनल डेट ये वाली है। अब इसकी जनमत संग्रह की डेट ये वाली थी, इस संग्रह के बाद भारत में मिला लिया गया था। स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू हो चुका था 9 नवंबर 1947 से ही, मतलब काम शुरू हो गया था भाई कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया और उसको अंडर कर लिया था, ठीक है। अब रह गया कौन आपका लास्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहानी चलती है कि यहाँ का जो राजा था वो था हिंदू, और राजा का नाम था हरि सिंह, और यहाँ की जो जनता थी वो कैसी आपकी मुस्लिम थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो राजा हरि सिंह है भाई, वो राजा था वरना बड़ा, तो उसका जो वो था क्या नाम है, मंत्री था उसका, प्रधानमंत्री जो होता है उसका नीचे वाला हेड था, तो उसका नाम था शेख अब्दुल्ला, हाँ शेख अब्दुल्ला ही नाम था उसका, हाँ शेख अब्दुल्ला नाम था उसका, ठीक है। तो भारत ने कहा भाई आप हमारे साथ मिल लो, और फिर भाई पूरे अखंड पूरा भारत बन जाएगा अच्छे से पूरा। तो अब क्या नाम है, जो ये था क्या नाम है, राजा हरि सिंह, उसने कहा कि नहीं भैया हम तो अपना अलग देश बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले दिमाग में जो हरि सिंह था उसके दिमाग में पहले यही आ रहा था कि हम भारत साथ मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा भारत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले भारत साथ मिलने की कोशिश की, चलो ठीक है हम भारत साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो उसका मंत्री था कौन, शेख अब्दुल्ला, उसने कहा कि महाराज अगर हम भारत के साथ मिल गए, तो जो भारत ने संविधान बना रखा है उन्होंने ये लिख रखा है कि सभी लोग बराबर होंगे,
सबका समानता अधिकार लिख रखा है जैसे, तो सभी लोग बराबर होंगे, मतलब कि कोई भी राजा हो या चपरासी हो वो सभी बराबर कैटेगरी में आएंगे। तो भैया हमारा सोच समझ के साइन करना, क्योंकि क्या नाम है आगे आप भी जो राजा बने हुए हैं ना, आप भी कोई वैल्यू नहीं आगे जाके, आप सब नॉर्मल हो जाओगे। उनका यार ये तो फिर दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सोचा कि भैया नहीं, हम भारत के साथ मिलना नहीं चाहते, हम तो भारत से अलग रहेंगे, हमारा एक अलग संविधान चलेगा, हमारा सब कुछ अलग अलग चलेगा। अब भारत ने क्या किया, तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपना अलग करना शुरू कर दिया कि भैया हम अपना अलग रहेंगे। उनका चलो ठीक है अलग रह लो आप। इतनी देर में क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भाई वहाँ की जो सेना ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे आक्रमण शुरू पहुँच गया, तो राजा को अपनी जान बचानी भारी हो गई, क्योंकि भाई सेना तो थी नहीं, थोड़े से लोग क्या क्या कर लेते, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा, इतनी जनता नहीं थी उस टाइम। तो अब वो क्या करता, उसने क्या किया, वो सीधा आया दिल्ली। दिल्ली आया, दिल्ली में बैठे थे कौन आपका, जवाहरलाल नेहरू, उसमें नेहरू थे, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया ऐसी दिक्कत हो गई है, आप हमें बचा लो। तो उन्होंने कहा भाई ये काम मेरे अंडर नहीं है, ये काम अंडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर, ठीक है। तो ये उनके अंडर काम चला जाता है। फिर उनके पास जाके बातचीत करता है, तो फिर वो कहते चलो ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन फिर बाद उन्होंने ये कहा कि आपको विले पत्र पर साइन करना पड़ेगा। भाई हम कैसे आपकी मदद कैसे करेंगे, भाई कुछ तो होगा ना प्रूफ, भाई हम आपको क्यों मदद करें, कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हो इसलिए मदद कर रहे हैं आपकी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है हम विले पत्र पर साइन कर लेंगे, आप पहले हमें बचाओ। तो क्या करते हैं कि फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो जाके आर्मी भेजते हैं वहाँ पे, फिर लड़ाई लड़ी होती है, फिर जाके वो पूरी मतलब वहाँ जाके वो लड़ाई कंट्रोल हो जाती है पूरी, इंडिया वाले पाकिस्तान को हरा देते हैं। तो क्या नाम है जो आपका पीओके बना हुआ है ना, जब तक मतलब वो लड़ाई होती है, जब तक वो लड़ाई होती है तो इतना वाला एरिया पूरा जो है चला जाता है किसके अंडर, पीओके के पास। तो आज ही वो पीओके बनी हुई है, पाक अधिकृत कश्मीर, आज भी इतना बना हुआ है, सीज फायर हो रखा है पूरा, ठीक है। और वहाँ पे वो लाइन खिंची हुई है आज भी। तो इतना एरिया पाकिस्तान ने, जब तक यहाँ से भारतीय लोग पहुँचे वहाँ तक, तब तक पाकिस्तान वालों ने इतना एरिया कवर कर चुके थे। उसके बाद फिर फायरिंग हुई, तब जाके वो एरिया वहाँ तक रोक चुके, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवाया गया 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करवाया गया, और विलय पत्र के साइन करवाने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग मान लिया गया। लेकिन उस समय कंडीशन ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि भाई कुछ भी करो, कि अंडर ले लो जितना ले सकते हो, क्योंकि अभी समय है ज़मीनों को अपने अंडर करना, लोगों को अपने अंडर करना, अपने देश की सीमा में को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर साइन करवा के इसको अंडर कर लिया। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम भारत के साथ संविधान ही चलाएंगे, हम अपना अलग संविधान चलाएंगे, उनका कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल नंबर 370 में डाल दिया था। अब आर्टिकल 370 में लिख रखा है मिसलिनियस, मतलब प्रकीर्ण, समय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। तो वो समय आप आ गया 2019 में समय आ गया, वो तो बदलाव कर दिया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के साथ 26 अक्टूबर 1947 के साथ भारत में मिला लिया गया। तो ये 3 रियासत थी जो अलग अलग चल रही थी, इनको इस तरीके से इनको भारत में मिला लिया गया था। इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो डेट पूछने लग गया है, ठीक है, कि ये कब साइन किया गया विलय पत्र पर, जन्म संग्रह की डेट क्या थी वो पूछेगा आपको, ऑपरेशन पोलो कब किया गया ये पूछेगा, ठीक है। ये डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। अब जब भारत का एकीकरण की बात चल रही थी ना, कि भाई भारत को एकीकरण करना है, तो एकीकरण की जिम्मेदारी किसे किसे दी गई थी, तीन आदमी है। देखो टेस्ट में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है कि भारत को एकीकरण में कौन कौन से किसी ने सहयोग दिया, ठीक है। 3 थे, पहला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक था वीपी मेनन, एक है माउंट बैटन। माउंट बैटन का नाम भी भारत के एकीकरण में नाम आता है उनका। कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट वाला दोनों का नाम नहीं देगा आपको, क्योंकि बुक में लिखे हुए हैं दोनों के नाम, वीपी मेनन भी लिखा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लिखा हुआ है। तो एग्जाम वाला वो 2 ना दे के वो तीसरा पूछ लेता है सहयोगी कौन थे, तो वो थे वीपी मेनन। लेकिन अंग्रेज भी था एक, उसका नाम क्या था, माउंट बैटन, क्योंकि उस समय भारत में माउंट बैटन नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं आपके, कौन कौन से, पहला आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद है वीपी, हाँ उसमें वायसराय थे ना, उसके बाद है माउंट बैटन, ठीक है, माउंट बैटन। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपना योगदान दिया था। तो ये तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको, ये 2 नाम ना दे के नीचे वाला पूछ लेगा, ठीक है। कभी ये पूछ लेगा कि तीनों सभी, तो तीनों ही हैं फिर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो भारत के एकीकरण में 3 लोग थे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? आर्टिकल नंबर 1 से लेके अब तक जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब भारत का एकीकरण शुरू हो गया। अब क्या है कि भारत में राज्यों के नाम से बंटवारे शुरू हो गए थे कि भैया भारत में अब भाई सबकी अलग संस्कृति है, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, सब कुछ अलग है। तो ये कहा गया कि भैया भारत को अलग अलग, मतलब भारत के स्टेट्स के नाम बांट दो और सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आयोग आया था इस काम को लेके, उसका नाम क्या था? उससे पहले सबसे पहले आया था आपका एस.के. धर आयोग। सबसे पहले कौन आया था आपका? एस.के. धर आयोग आया था सबसे पहले। ठीक है, जिसमें 4 क्या थे सदस्य थे। ठीक है, और ये कह रहे थे कि भारत को भाषा के आधार पर क्या करो, भाषा के आधार पर बांटना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो कंडीशन भारत की चल रही थी, अगर हम लोगों को अभी बांटना शुरू कर देंगे तो फिर ये दिक्कत कर सकते हैं आगे। तो उन्होंने ये इनकी जो जो मांग थी कि भैया हम भारत को भाषा के आधार पर बांटना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने कर दिया मना। उसके बाद आयोग आया था एक, उसके बाद आया था JVP समिति। ठीक है, इसमें कितने आदमी थे? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य कौन कौन थे आपको? 3 सदस्य कौन कौन से थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या नाम है, सीतारमैया। ये 3 व्यक्ति थे जो इसमें थे। इनका कहना भी यही था कि हम भारत को भाषा के आधार पर बांटना शुरू कर दें। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये 2 कंडीशन होगी भारत में, अब क्या होता है कि उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था पट्टेलू था वो, पता नहीं क्या, हाँ पट्टेलू रामल्लू, वही। ठीक है, हाँ जो भी वही था हमारा रमल्लू वाला ही। ठीक है, तो वो रमल्लू था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जोर दिया कि भैया हमें तो भाई भाषा के आधार पर बांटो। उन्होंने पूरा जोर दिया और उन्होंने क्या किया कि 58 दिन का क्या करना शुरू कर दिया, भूख हड़ताल में बैठ गया। कितने दिन के लिए? 58 दिन के लिए। और क्या नाम है उसका? ठीक है, ये व्यक्ति थे जो भारत में सबसे पहले इन्होंने काम शुरू किया कि भैया हमें भाषा के आधार पर बांट दो, क्योंकि पूरा तमिलनाडु और पूरा आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य था। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो अलग है और तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग है। तमिल की जो लैंग्वेज तमिल है, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। अब वो दो, इसलिए वो कह रहा है कि भाई हमें अलग अलग बांटो, हमें भाई हम तमिल बोल नहीं सकते, हमें फ़ायदा क्या हमारे उनके साथ मिलाने का पूरा। तो उन्होंने कहा कि हमें अलग करो। तो वो उन्होंने क्या किया, 58 दिन की क्या कर दी, भूख हड़ताल कर दी। और इस भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब कोई वह व्यक्ति किसी काम के लिए कर रहा हो, उसकी हो जाए मृत्यु, तो लोग तो आक्रोश में हो जाएंगे। तो भारत में एक हड़ताल टाइप शुरू हो गया, मतलब कि दंगे फसाद शुरू हो गए। अब भारत सरकार क्या करे भाई, क्योंकि भी कंडीशन ऐसी चल रही है कि ऐसी दिक्कत करेगा तो आगे भाई भारत कैसे चलेगा। तो भी भारत सरकार ने क्या किया, एक काम करते हैं कि हम जो है आंध्र प्रदेश को सबसे पहले क्या बनाए थे, राज्य बनाए थे भाषा के आधार पर। तो 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा देश बना, आंध्र प्रदेश बना। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुंडुल थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजधानी क्या है, कुंडुल है। ठीक है, उस समय राजधानी क्या थी इनकी, कुंडुल थी। तो भाई सबसे पहला देश बन गया, कौन सा पहला बन गया आपका राज्य, आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला देश कौन सा बन गया, राज्य बन गया आपका आंध्र प्रदेश है। ये 1948, ये दोनों 1948 के ही हैं, ये दोनों 1948 के ही हैं। ठीक है, अब सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। अब वही है कि सभी जब एक देश को ये काम हो गया तो सभी लोग देश सोच रहे थे कि भैया हम गुजराती है तो हमें गुजरात के नाम से बांटो, हम पंजाबी तो हमें पंजाब के नाम से बांटो, हम मराठी है तो हमें मराठी के नाम पे बांटो। तो सभी देश में ये राज्य में होड़ लग गई। तो उन्होंने फिर क्या किया कि सभी जो राज्य थे वो अपनी मांग करने लगे कि भाई हमें भी भाई राज्य के अकॉर्डिंग बांटना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब एक समिति आती है जिसका नाम क्या है, फजल अली आयोग 1953।
फजल अली आयोग का गठन 1953 का है, ये ध्यान रखना। और इसकी जो रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट वो 1956 की है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको यही पूछता है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो गठन नहीं पूछा गया, वो ये रिपोर्ट पूछेगा तो 1956 का है। ठीक है, तो 1956 में रिपोर्ट दी थी अपनी, और गठन कब का है इसका। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा कि भाषा आधार पर सबसे पहला आयोग कौन सा था, गलत, एस के धर आयोग। आयोग भाई वो भी तो आयोग ही था, वो बात अलग है कि सफल नहीं हुआ, बात अलग है। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे पहला आयोग कौन सा था, तो भाषा के आधार पर शुरुआत की थी जिसने, तो वो एस के धर आयोग था। वो हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मना करते कि नहीं जरूरत नहीं है, वो विफल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कौन सा राफ मतलब अगर पूछेगा फिर वो एस के धर आयोग ना लिखा हो क्वेश्चन में, फिर तो फजल अली आयोग है, क्योंकि जेवीपी समिति आई थी ना कि आयोग। ठीक, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो फजल अली आयोग 1953 में गठन हुआ इसका, और रिपोर्ट कब दी इसकी, 1956 में। ठीक है, अब इसमें कितने सदस्य थे, इनमें सदस्य थे आपके कितने, 3, और तीनों के नाम, एक का नाम था हृदयनाथ, और एक का नाम है कुंजरू। ठीक है, और एक पानीकर। ये 3 व्यक्ति थे आपके, और तीसरा तो है ये फजल अली, ये इनका हेड था। ठीक है, अब क्या किया, फजल अली आयोग ने 1953 में गठन किया गया, और 1956 में रिपोर्ट दी, और इनके कहने पर भारत में उस समय कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य, और यूटी कितनी, 6। ठीक है, 14 राज्य और 6। और क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब फजल अली आयोग का गठन किया गया, उनके बाद सबसे पहले कितने राज्यों का गठन किया गया, तो राज्य कितने हैं, 14। ठीक है, सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। डेट क्या है, 1953। ठीक है, भाषा के आधार पे। ठीक है, वो तो पुनर्गठन है ना, वो तो पुनर्गठन है, लेकिन गठन स्टार्टिंग पूछेगा तो कौन सी है फिर आपकी, 53 ही है। ठीक है, आगे चलें। अब पुनर्गठन का मतलब समझ रहे हो कैसे कहना चाह रहा है वो, पुनर्गठन जो लिखा हुआ है वहां पे बुक में आपकी, कि पुनर्गठन लिखा हुआ कैसे है। अब यहाँ पे तो गठन हो गया, क्योंकि इस समय फजल अली आया मतलब आया नहीं था तब तक। अब जब यहाँ पे आ गया 53 में, और उसके बाद उन्होंने 1956 रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें जो 14 राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य दोबारा बनाए गए होंगे ना दोबारा अच्छे से, तो उसमें दोबारा नाम आया था इसका, इसलिए राज्य पुनर्गठन में इसका नाम दोबारा 1956 में आता है। हाँ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 1956 में दोबारा इसका नाम आया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब फजल अली आयोग ने ये काम शुरुआत की, राज्यों का गठन शुरुआत कर दी, 14 राज्य बन गए हैं, लेकिन फजल अली आयोग ने एक कंडीशन रखी थी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है और उसको उस राज्य की चीज़ नहीं आती हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका भेदभाव हो या फिर उसे राज्य से निकाल देंगे। जैसे हमें तमिल नहीं आती और हम जाके तमिलनाडु में रहना शुरू कर दें, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें तमिलनाडु में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब किसी ने, फजल अली आयोग ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा हो, अगर वो उस राज्य की भाषा ना आती हो, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप अभी घूमने चले जाओ तमिलनाडु और आपको भाषा तो आती नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको राज्य से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल तमिलनाडु तमिल सीख का ये आई है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जिसको जो काम कर रहा है वो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी इच्छा होगा, वो चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, फजल अली आयोग ने कही थी कि लोगों का भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो ये राज्य का काम शुरुआत हुई पूरी, तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है, 1956 के दौरान किया गया था। भाई संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना, तो ये संविधान संशोधन कौन सा था आपका, 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान ये सारे राज्यों का गठन किया गया और ये सबको हुआ। ठीक है, 7वां, हाँ मतलब नहीं पहला नहीं था ये तो पहले तो 51 में हो चुका था, पहले तो 51 में ही हो चुका था। ठीक है, अनुसूची वो चेंजमेंट होते चले गए थे, लेकिन राज्यों में जो स्टार्टिंग हुई थी वो 7वां संविधान संशोधन 1956 का था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और उसके बाद देखो अब राज्यों का गठन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आता है पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म पूछ लेता है आज भी। ठीक है, पेप्सू क्या फुल फॉर्म क्या है, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, क्योंकि जो पंजाब वाला एरिया, पंजाब हरियाणा और हिमाचल वाला एरिया था, इसमें था विवाद कि भाई पंजाब को कितना एरिया दें, हरियाणा को कितना एरिया दें और फिर हिमाचल को कैसे अलग करें।
ठीक है। तो पेप्सू का एक गठन किया गया और ये कब था 1966 शाह आयोग, ठीक है, शाह आयोग था 1966 का। तो क्या किया गया कि पंजाब को अलग किया गया, पंजाब हरियाणा, ठीक है। अब इनका बंटवारा कैसे हुआ, पंजाब को अलग किया गया पंजाबी भाषा के आधार पे, ठीक है, ये इसको भाषा के आधार पर अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्य के अनुसार अलग किया गया, हरियाणा को हिंदी के अकॉर्डिंग अलग किया गया। हाँ, पंजाबी नहीं चलती क्या, तो भाषा के आधार पर ही करेंगे ना, ठीक है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश को कैसे अलग किया गया, पहाड़ी राज्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, और हरियाणा को हिंदी के अकॉर्डिंग। अब रह गया लास्ट में चंडीगढ़। और चंडीगढ़ वाला जो एरिया था आपका वो क्या था, आपका विवादित। अब पंजाब कह रहा है कि भैया ये आपका है और आपका हरियाणा कह रहा है कि ये आपका है। तो इन्होंने कहा एक काम करो कि दोनों रहन दो, हम क्या चले जाते हैं, हम जाते हैं आपके यूटी के अंडर, मतलब जो हमारा जो भी काम होगा वो सीधा केंद्र सरकार के अंडर होगा, ना तो पंजाब सरकार के अंदर होगा ना ही हरियाणा सरकार के अंदर होगा, ठीक है। हालांकि पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार की जो क्या नाम है आपका न्यायालय है और जो आपकी विधानसभा है, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना वो सारे चंडीगढ़ में होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो नहीं अलग अलग है, चंडीगढ़ है, हाँ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके भारत राज्य का संघ है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 में विदेशी भूमि को अर्जित करना, आर्टिकल नंबर 3 में नाम परिवर्तन करना, 4 में जब भी काम 2 और 3 पे काम चल रहा हो तो राष्ट्रपति कोई दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद फिर डूरंड रेखा, बर्मा वाली जो काम हुआ, फिर 1947 पाकिस्तान वाला, ठीक है। फिर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हो गया, फिर राज्यों का राज्य सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश बन गया। फिर फजल अली आयोग आ गया, फिर फजल अली आयोग के दौरान 14 राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जाके यहाँ पर हम पेप्सू तक पहुँच गए हैं। अब धीरे धीरे भारत का अब नाम परिवर्तन होते रहे, देश बनते रहे, कोई राज्य बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भाग नंबर 1 की पूरी बात है। सभी की डेट्स, हैदराबाद जैसे ऑपरेशन हुआ उनकी डेट्स, जन्म संग्रह कब हुआ उनकी डेट, विलय पत्र कब साइन कराया गया उसकी डेट, ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है। फजल अली आयोग का गठन कब का है, उसकी रिपोर्ट कब की है, ये सभी डेट्स ये सारी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या कर रहा है वो पहले के कुछ भाग से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी डेट्स वाले, ठीक है। तो इतना पार्ट खत्म हो चुका है हमारा, और क्या नाम है अब जो कल आपकी क्लास होगी वो अब सेकंड भाग की शुरुआत होगी।